साथियों अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 126 BANS के ऊपर। ये बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की। हुएवर रॉन्गफुली ऑब्स्ट्रक्ट, और ये रॉन्गफुली ऑब्स्ट्रक्ट में हम एक वर्ड जोड़ देंगे वॉलंटरली। एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया आपने रॉन्गफुली एंड वॉलंटरली, ताकि वो किसी दिशा में प्रोसीड नहीं कर पाए जिसमें उसका राइट था प्रोसीड करने का। तो अब ये देखो कितना अच्छा काम करती है पार्लियामेंट की, साथ साथ उपाय बता के चलती है आपको। तो अगर आप ये साबित कर दो कि इस दिशा में इसको जाने का राइट ही नहीं था, इसलिए आपने उसको रोक लिया, मतलब आप ये साबित कर दो कि भाई ये मरने जा रहा था, कूदने जा रहा था आना सागर में या किसी समुद्र के अंदर या नदी में, तो हमने रोक लिया इसको। तो ऐसी स्थिति में अगर वो प्रोसीड करने से आप रोकते तो अपराध नहीं होगा, अन्यथा अपराध हो जाएगा। है मजे की बात, ये तो खेल है मेरे भाई कानून के साथ में। एक्सेप्शन: The obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believe himself to have a lawful right to obstruct is not an offence। कि भाई कोई ईजमेंटरी राइट से और आपको ये बिलीव है कि ये जो राइट है इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए आप लीगली जो है इंटाइटल्ड है, जिसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत है, गुड फेथ भी है और कस्टमरी ये चीज़ भी आप प्रूव कर सकते हो। तो इस सिनेरियो में ऐसा स्थिति जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कैटेगरी में नहीं आएगी। पर मोटी मोटी बात समझ लेना, जब भी कार्रवाई होगी तो ये जो है ना पुलिस वाले सुनेंगे नहीं, इनकी तो वही है बुद्धि, अरे भाई तुमने रास्ता रोक दिया होगा, रास्ता खोल दो, मतलब खुद जज बन के बैठ जाएंगे। तो मोटी मोटी बात ये कि इस सेक्शन को वापस समझो। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट वे, कोई रास्ता आपके घर की तरफ है, खेत की तरफ है, ओवर लैंड और वाटर, कि जिसके तहत आप लैंड को यूज़ कर सकते हो, वाटर को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली दीज आर राइट्स ऑफ ईजमेंटरी, सुखाधिकार, और आपको गुड फेथ में ये बिलीव है कि आप इसके लिए लॉफुली इंटाइटल्ड और कोई भी इसको जो है यूज़ नहीं कर सकता आपके अलावा, जिस कारण आप जो है ऑब्स्ट्रक्शंस कर रहे हो, तो ये ऑफेंस नहीं है। बट ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पर, इसका आपको प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझ के चलना पड़ेगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि जाके रोक ही दिया भाई अब नहीं लेने दूंगा पानी यहाँ से या लैंड यूज़ करने दूंगा। आपको ये शो करना पड़ेगा कि नक्शे के हिसाब से ये प्राइवेट वे है जिसमें आप ही इंटाइटल्ड है और इस वे को आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है? तब जाके मामला बनेगा आपका, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका आपको। अब उदाहरण क्या है कि ए ऑब्स्ट्रक्ट अ पाथ अलॉन्ग विच जेड हैज़ अ राइट टू पास, कि ए जो है ऐसे रास्ते को रोकता है जिस पर जेड जो है एक अधिकार रखता है निकलने का या उसको यूज़ करने का। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, की ए को जो है कोई गुड फेथ भी नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं, उसने फिर भी जो है जेड को रोक दिया वहाँ से पास होने पर, तो ए जो है रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर रहा है जेड को। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबूत तो रखना पड़ेगा ना मेरे भाई। और दूसरी बात है कि सब क्लॉज नंबर 2 क्या है इसका, कि हुएवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट एनी पर्सन, जो कोई भी रिस्ट्रेंट करेगा इस तरह से वो पनिश होगा विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विथ बोल। तो पनिशमेंट है 1 महीने का और फाइन है 5,000 रुपये का, मोटा मोटा यही है। ख़त्म हुआ सेक्शन 126। अब पढ़ते हैं अपन 127 को। रॉन्गफुली कन्फाइंड: whoever wrongfully restrained any person in such a manner to prevent that person from proceeding beyond certain circumference, तो वहाँ पर वो बंदा जो है गिल्टी होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, साथ साथ समझना पड़ेगा, तभी अपने को जो है बहुत इफेक्टिवली जो है क्लियर होगा। ए कॉज करता है जेड को टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस और लॉक करता है जेड को। Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the prescribed circumference। तो ये जो है गिल्टी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। भाई मोटी मोटी बात समझ लो, कोई आदमी जा रहा है रास्ते पे से, क्लियर है, तो आपने उसको रोक दिया कि नहीं भाई तू नहीं जाएगा, आगे भूत है। तो आप ऐसा अगर कर रहे हैं और आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात का उसको रोकने का, तो आप गिल्टी हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के। क्लियर है? पर आपको लगा नहीं भाई चले जाएगा, बिल्कुल दुष्ट किस्म का, तो आपने कमरे में बंद कर दिया उसको। तो वो मूव तो कर सकता है बट एक सर्कमफेरेंस तक जो कि प्रिस्क्राइब्ड है उस रूम की, तो आपने क्या कर दिया उसको रॉन्गफुली कन्फाइंड। ईजी हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलिए। अब सब क्लॉज नंबर 2 में क्या कि जो कोई भी रॉन्गफुली किसी को कन्फाइन करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है जिसमें 1 साल का कारावास हो सकता है और 5,000 जो है फाइन भी हो सकता है। और बेसिकली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है जुड़ा हुआ कंसेप्ट है किडनैपिंग से, ये मान के चलना, सेम इज़ विद द रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। और सब क्लॉज नंबर 3 में आ रही बात ये कि whoever wrongfully confine any person for 3 days, अब उसको 3 दिन से ऊपर तक कन्फाइन कर दिया या ज़्यादा भी जो है कन्फाइन कर दिया, तो वहाँ पर पनिशमेंट भी जो है 3 साल का हो जाएगा और फाइन जो है हो जाएगा 10,000 का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
अब वो दिन काउंट कहाँ से करने हैं और कैसे करने हैं ये भी तो घपला है, इसमें कहीं स्पेसिफिक ही नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए कानून अपनी जगह ठीक है, पर प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है हर एक चीज़ को बियॉन्ड डाउट जाके। अब उसमें विरोधाभास आ गया या डिफेंस ने जो है क्रिएट कर दिया डाउट, तो ख़त्म फिर खेल दो। अब हम बात कर रहे हैं सब क्लॉज नंबर 4 की, हुएवर रॉन्गफुली कन्फाइन एनी पर्सन फॉर 10 days। तो मतलब अगर कन्फाइंड करोगे 9 दिन तक तो लागू होगा सब क्लॉज नंबर 3, पर 10 दिन या उससे ऊपर कन्फाइंड कर लिया तो वहाँ पनिशमेंट है 5 साल का, और वहाँ फाइन होगा जो कि होगा 10,000 रुपीज़, इससे कम नहीं होगा। क्लियर है? अब सब क्लॉज नंबर 5 को देखते हैं कि हुएवर कीप एनी पर्सन इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नोइंगली दैट अ रेट for release of that person has been duly issued shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter and shall liable to fine। भाई किसी को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर दिया, फिर कोई रेट इशू हो गई कि उसको रिलीज करने के लिए, तब भी कन्फाइंड किए हुए हो, तो ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद हो सकती है ऑफेंस प्रूव होने पे, और यहाँ पर फाइन भी जो है देना होगा वो अलग है। सब क्लॉज नंबर 6 में क्या है कि हुएवर रॉन्गफुली कन्फाइन एनी पर्सन इन सच अ मैनर टू इंडिकेट एन इंटेंशन दैट कन्फाइनमेंट ऑफ सच पर्सन में नॉट बी नोन टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन सो कन्फाइंड, कि किसी को मालूम नहीं पड़े इस तरह से कन्फाइंड कर दिया उसको, खासकर उसके मिलने वाले व्यक्ति को, और टू एनी पब्लिक सर्वेंट, कि उसको सारा ढूंढ लें पब्लिक सर्वेंट तब भी वो मालूम पड़ नहीं पा रहा कहाँ गया भाई वो, और दैट प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट में नॉट बी नोन और डिस्कवर टू एनी सच पर्सन और पब्लिक सर्वेंट, कि उन्होंने लाख कोशिशें कर ली तब भी उनको स्थान नहीं मिल रहा है, तो फिर ढूंढना कैसे है ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसलिए सब बेकार की बातें हैं जी, वो सब जिसको देखो जो बनाना ना केस बना देगा। हमको तो कानून पढ़ना है जी, कानून जो लिखा हुआ वही पढ़ रहे हैं और वही आपको लिख के आना एग्जाम में। अभी तो आपको बनना है रट्टू तोता, तोते का काम क्या है भाई, पढ़ना रटना और एग्जाम में लिख के आ जाना, तो बस वही काम करो, बाकी दूसरे काम जो है बाद में करेंगे। क्लियर है? तो सब क्लॉज नंबर 6 मैंने क्लियर कर दिया आपको। सब क्लॉज नंबर 7 क्या है कि रॉन्गफुली कन्फाइंड करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्शन फ्रॉम एनी पर्सन कन्फाइंड या फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन सो कन्फाइंड। और एक्सटॉर्शन में क्या कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसकी मांग भी हो सकती है, या उसको कंपेल कर सकते हैं टू डू इनलीगल थिंग और टू गिव एन इन्फॉर्मेशन विच में फैलिसिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो यहाँ पर पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट, सजाए 3 साल की, और फाइन भी जो है होगा। एग्जाम में पनिशमेंट कितना होगा ये मतलब क्या ना भाई, भूल जाओगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर आपको। वकीलों तक को याद नहीं है, आपको कैसे याद होगा? आप तो लॉ स्टूडेंट हो, सिर्फ आपको बेसिक्स याद होना चाहिए कि बेसिस क्या है इस चीज़ का। सब क्लॉज नंबर 8 है कि हुएवर रॉन्गफुली कन्फाइन एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम एनी पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड any confession or information which may lead to detection of an offense, misconduct, or for purpose of constraining the person confined or any other person interested in the person confined to restore or to cause restoration of any property or valuable security or to give any claim, demand or to give any information which may lead to restoration of property or valuable security, वो punishable offense होगा। punishment है up to 3 years और fine also। जितना अपन अभी रामायण पढ़ी पल्ले नहीं पढ़ा होगा आप लोगों के, बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी भी, इसको इजी कर लो भाई। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तो क्लियर हो गया आपको, कन्फाइनमेंट भी क्लियर हो गया। कन्फाइनमेंट क्या है कि गोला है, ऐसा होता है ना गोला, मतलब इसी के अंदर घूमना है बंदे को, तो अगर गोले के अंदर घूम रहा है वो, तो ऐसी स्थिति में इट वुड बी अ केस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्योंकि सी मंजे कन्फाइनमेंट एंड सी मंजे, बोलो क्या होता है सी का मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस, गलत नहीं सोचने का। तो यहाँ पर 8 क्लॉज दे रखे हैं, वो 8 क्लॉज क्या क्या हैं? पहला क्लॉज तो ये है कि रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट करना एनी पर्सन को टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम प्रोसीडिंग फ्रॉम द सरकमफेरेंस सो प्रिस्क्राइब्ड। ये सिंपल सी बात है, ये लिख देना काम हो जाएगा आपका। दूसरी बात है सिंपल कन्फाइनमेंट, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, आपकी कोई आपका इंटेंशन नहीं है, बस कन्फाइंड कर लिया जी हमने, तो 1 ईयर पनिशमेंट और फाइन। दूसरी बात है कन्फाइनमेंट 3 दिन या उससे ऊपर, सेम चीज़ है, पनिशमेंट बढ़ जाएगा। 10 दिन या उससे ऊपर पनिशमेंट और बढ़ जाएगा। और कोई रिट है उसको इशू करने की जानकारी होते हुए कन्फाइंड कर लिया तो पनिशमेंट होगा और फाइन भी होगा। इसके अलावा आपने उसको छुपाया है ऐसी जगह पे कि उसका कन्फाइनमेंट जो है किसी को मालूम नहीं पड़े, ऐसे व्यक्ति जिसको ढूंढ रहा है मीन्स उसमें इंटरेस्टेड है, और कोई पब्लिक सर्वेंट, और ऐसा करने पर अगर अपराध प्रमाणित होगा तो जिम्मेदारी जो है बनेगी, और यहाँ पर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन करने की नीयत से कि उनसे कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी जो है मांग लें, या अल्टीमेटली जो है कन्फाइंड करके उसको कंपेल करें टू डू एन इलीगल थिंग, तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है बन जाएगी ऐसा रॉन्ग करने वाले की। और आखिरी में है
कि कन्फाइंड कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कन्फेशन और टू कंपेल हिम टू रिस्टोर एनी प्रॉपर्टी, और ऐसा करने के लिए कंपेल करना उस व्यक्ति को जो सफरर है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वो व्यक्ति जो है इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी जो है बन जाएगी। क्लियर हो गया जी, बहुत सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात यहाँ विशेष नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई, बल, फोर्स। अब एक बात समझना, फोर्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। फोर्स का मतलब है बल, ये लिख लिया आपने। फोर्स बहुत सारे होते हैं, वैसे आपने को ये वाला फोर्स पढ़ना है अभी, बल। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स, मतलब बल का उपयोग करते हुए आप माने जाओगे इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर इफ ही कॉज मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सीजेशन ऑफ मोशन to dash another, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as bring that substance into contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling। अब ये परिभाषा पढ़ ली, किसी का बाप भी इस परिभाषा को जो है इजी करके आपको नहीं पढ़ा सकता है, खुद ही इजी करनी पड़ेगी, और मेरे साथ आप इजी करते हुए चलो, अदरवाइज मारे जाओगे। सिंपल पढ़ते हैं इसको अपन, फोर्स को, बल को, ठीक है जी, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। फोर्स क्या है, जैसे मेरी बात समझ लो, ये मेरे हाथ में फ़ोन है, इसको मैंने आगे प्रेस किया, फोर्स मतलब प्रेस करना, किताब है इसको प्रेस करना, धक्का देना, ऐसे धक्का, ठीक है ना। रेसिस्ट वर्ड को आप समझना पड़ेगा आपको, इसके कॉन्टेक्स्ट में तो पढ़ने में आपको इजी रहेगा। अब इसको मन में ध्यान कर लो कि हम किसी को धक्का दे रहे हैं, मतलब वो धक्के में लगा देना भाई, धक्का मतलब इसको सरका रहे हैं अपन, जैसे अपन अलमारी सरका रहे हैं या कोई मेज सरका रहे हैं, वो फोर्स आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो वर्ड क्या है इसमें, अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स, ये पहला लिख लो आप, कि कोई व्यक्ति फोर्स यूज़ करा हुआ माना जाएगा टू अनदर, किसी अदर के पर्सपेक्टिव में। अब यहाँ पर अनदर को जो हम लेंगे कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या है, पर्सन। इफ़ ही कॉजेज मोशन, उसका मोशन हो गया, वो सरक गया आगे, क्लियर है, या उसका मोशन जो है चेंज हो गया, कि वो यूँ था तो अपन ने यूँ कर दिया, मोशन चेंज कर दिया, या उसका मोशन था वो घूम रहा था शक्तिमान की तरह ठकाठक, तो उसका मोशन जो है अपन ने सीज कर दिया, और ऐसा करने की उसकी चेष्टा है। इफ़ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सीजेशन ऑफ मोशन, कि ऐसा कोई सब्सटेंस वो ऐसे मोशन को कंट्रोल करने के लिए जिसमें मोशन को होना, मोशन का चेंज होना, मोशन का रुकना सम्मिलित होगा, और ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करके वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बॉडी के संपर्क में वो सब्सटेंस जो है लेके आ रहा है। क्लियर है। अब सपोज करो कि एक आदमी है, उसके पास कोई सब्सटेंस है, वो दूसरे के संपर्क में लेके आ रहा है, और ऐसा करके वो उसका मोशन जो है रोक रहा है। तो कितनी बेवकूफ़ बातें, ये कौन पढ़ता है, मतलब ये मतलब समझ नहीं आता है क्या है चीज़ें, क्या लिख दी गई इसमें। अब आप किसी को जा रहे हो, अरे भाई रुक, मैं तेरा मोशन रोकता हूँ, मैं तेरा मोशन जो है सीज करता हूँ, मैं तेरा मोशन जो है वापस करता हूँ, तो भाई अपन को शक्तिमान थोड़ा कि उसको घुमा देंगे अपन ठकाठक करते हुए, कि चलो आज मैं फिरकी बनाता हूँ, घुमाऊंगा बैठ के आपको मैं। भाई मोटी सी बात यह है कि आपका जो ये रामायण लिखी हुई है ना, ये सिंपल सी बात है कि अपन थप्पड़ मार रहे हैं किसी को, तो सब्सटेंस है, ये गाल है, उसके संपर्क में लिए, क्लियर है। अब थप्पड़ आप किसी के गाल के संपर्क में लिए तो क्या होगा, या तो उसका मोशन होगा, क्लियर है, हिल जाएगा वो एकदम, क्लियर है, या फिर उसका मोशन जो है चेंज हो जाएगा, कि वो बचने के लिए यूँ लगाया निशाना, अपने बच के निकल गया। और तीसरा है कि उसका अगर मोशन है वो फटफट खा रहा है तो वो सीज भी हो गया। तो तीनों चीज़ जो है यहाँ पर कवर हो गई। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इस पार्ट को समझने का, कि इसको थप्पड़ मारना, टू ब्रिंग एनी सब्सटेंस इनटू द कॉन्टैक्ट विथ एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। बट भाई पार्ट का मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी जगह जो है थप्पड़ लगा दो या कोई फोर्स लगा दो। थप्पड़ का मतलब ये है कि भाई अपने को सिर्फ गालों तक ही सीमित रहना, भाई दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो अपराध बहुत सारे हैं संहिता में, इसका विशेष ध्यान रखना। और विथ एनीथिंग, और ज़रूरी नहीं कि उसकी बॉडी के संपर्क में जो है चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ जो उसने पहनी हुई है, मान लो बनियान पहनी तो आपने बनियान ही खींच दी, या ठकाठक मैं बनियान खींच रहा हूँ, तो भी जो है बन जाएगा। या वो कोई कैरी कर रहा है, कोई पर्स कैरी कर रहा है या कोई आर्टिकल कैरी कर रहा है अपने हाथ में, आपने फोर्स यूज़ करते हुए उसको मोशन दे दिया, खींच डाला उसको, तब भी ये चीज़ उसमें कवर होगी। और ऐसी कोई चीज़ जिससे उसको सेंस ऑफ फीलिंग हो। अब मान लीजिए कि मतलब कई चीज़ ऐसी होती है बिना फोर्स लगाए भी सेंस ऑफ फीलिंग चेंज हो सकती है, मालूम है ना आपको। पर यहाँ तो क्या फोर्स लगाना पड़ेगा जिसमें सेंस ऑफ फीलिंग चेंज हो। मतलब आपने उसको पकड़ लिया या आपने खींचने का प्रयास किया तो उसका सेंस ऑफ फीलिंग क्या होगा, चेंज होगा। अभी तो वो शांत बैठा हुआ है, एकदम हो सकता है कि एंगर में आ जाए, एकदम हो सकता है कि उसका जो है गुस्सा फूट पड़े, वो आपको भी जो है कोशिश करे मारने की, वो सब बात की बात है। बट इनिशियल एक्ट जो है वो देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा।
प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कॉजिंग द मोशन, की जो मोशन कॉज कर रहा है या मोशन को चेंज कर रहा है या मोशन को सीज कर रहा है या कॉज कर रहा है कि ऐसा मोशन या ऐसा मोशन का चेंजेस या ऐसा मोशन का सीजिंग, सीजिंग मीन्स रुक जाना, ये सीजर नहीं है, सीजिंग है, सीज हो जाना, रुक जाना, किसी भी रूप में वो बाय हिज ओन बॉडीली पावर, की वो खुद शक्तिमान है और उसने ऐसा किया अपनी बॉडी पावर का यूज़ करते हुए कि आओ मैं तुम्हें मोशन करा दूँ, मतलब झूला खिला दूँ। ये वाली बात समझ में आ रही है इसको पढ़ के तो, पर ऐसा नहीं होता है। मोशन का मतलब है कि इसे चाटा दिया मिला के और अल्टीमेटली वो बंदा जो है घूम गया फ्रिकी की तरह, तो बॉडीली पावर जो है यूज़ हुई है। फटफट खा रहा है, उसको रोक दिया, रुक, ऐसी की तैसी, तो यहाँ बॉडीली पावर यूज़ कर रहा है, उसकी बनियान पकड़ ली, क्लियर है। तो वो चीज़ें जो है सारी यहाँ पर कवर हो जाएगी। बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच अ मैनर दैट द मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सीजेशन ऑफ मोशन टेक प्लेस, कि कोई चीज़ छोड़ दी, अरे चीज़ नहीं छोड़ी है, कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए छड़ी है, लगा दी ठगा से, तो वहाँ पर मोशन जो है अफेक्ट हो सकता है, तो उस स्नैरियो में इस एग्जाम्पल को रखा गया, ठीक है जी। और तीसरा है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव और टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव, कि आपने किसी जानवर को उकसा दिया कि वो इस तरह के मोशंस को कंट्रोल करे, या तो वो बंदा भाग रहा है तो उसको रोके, सीजिंग करे, वो नहीं भाग रहा तो उसको भगाए, भाग, और उसके बाद उसका मोशन हो जाए चेंज कि वो जा रहा है इस दिशा में, जैसे देखा कुत्ता या कोई दूसरा जानवर तो दिशा ही चेंज कर ली उसने, क्लियर है। तो इस तरह के जो फोर्स हैं वो सारे के सारे फोर्स जो हैं यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो फोर्स क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी मोशन को या तो क्रिएट करना और उसको चेंज करना या उसको सीज करना, ठीक है जी। जिन वेज में वो यहाँ पर लिखे हुए हैं ABC में जो मैंने आपको बताया है। और सबसे मोटी मोटी बात ये है टू ब्रिंग एनी सब्सटेंस इनटू कॉन्टेक्ट विद अनदर पर्सनस बॉडी, या उसने कुछ पहना हुआ उसके संपर्क में, या कुछ कैरी कर रहा है उसके संपर्क में, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे उसको सेंस ऑफ फीलिंग हो, तब तो ये होगा फोर्स का केस, क्लियर हो गया। तो फोर्स पढ़ो तो भावना अच्छी रखना, गलत सलत चीज़ें नहीं पढ़नी है और तरीके से पढ़ो उस सेक्शन को, तो आपने कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आनी है। पक्का ना, आप तो क्लियर हो गया। तो हंस दिया करो, कभी चुप क्यों रहते हो भाई, लिखो चीज़ों को। अब पढ़ेंगे आगे क्रिमिनल फोर्स और उससे आगे के सेक्शंस, बड़ा मज़ा आने वाला है और चीज़ों को अपन इजी करके पढ़ेंगे यार। मेरे को देखो ये बोरिंग लेक्चर पढ़ाने का शौक नहीं है, चीज़ जितना सिंपल पढ़ेंगे, मज़े में पढ़ेंगे, उतना ही मज़ा अपने को आने वाला है, क्लियर है। तो दिमाग में फुल गंदगी रख के पढ़ो, बट गंदगी उतनी रखो जितना सहन कर सके अगला भी और आप भी। ज़्यादा गंदगी रखोगे तो मारे जाओगे, केस बन जाएगा तो अलग है, और कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे सो अलग है, क्लियर है। तो चलो जी अपन मिलते हैं विद सेक्शन 129 BNS। तब तक कोई भी दिक्कत हो लिख देना कमेंट बॉक्स में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।